अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट हम लोगों ने सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ा। आज हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? एक तरह से आप कह लो ये बहुत सारी मेमोरीज़ का आपके पास कलेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा वॉस्ट लाइब्रेरीज़ को बोल लो, जो कि काफ़ी अरसे तक आपके पास रहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल लाइफ टाइम के लिए आपकी मेमोरी में सेव रहती है, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जैसे कि आप कोई चीज़ अच्छे से याद करते हो तो वो आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी उसको इजीली रिकॉल कर सकते होते हो, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई होती है। तो लॉन्ग टर्म क्या होती है? वो आपकी एक वॉस्ट लाइब्रेरी, एक वसी लाइब्रेरी होती है, जो कि जिसके अंदर जो मेमोरीज होती हैं वो ड्यूरेबल रहती हैं, काफ़ी अरसे तक सेव रहती हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो कैपेसिटी होती है कि आप कितनी सेव कर सकते हो, वो हर बंदे की डिफरेंट होती है, अनलिमिटेड होती है कि आप कितनी सेव कर सकते हो। ठीक है। अब वो कहते हैं आप इसको लाइफ टाइम तक के लिए भी इंड्योर कर सकते हो, अगर आप इसको सही फोकस में और रिहर्सल के साथ करोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी लाइफ टाइम तक चल सकती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट क्या होती है कि वो कहते हैं कि जो आपकी रिकॉल की या रिट्रीव की जो एबिलिटी होती है वो इन्फ्लुएंस होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है उसमें आइटम्स किस पोजीशन से आ रहे हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आपको एक वर्ड लिस्ट दी जाती है वर्ड्स की याद करने के लिए, जैसे कैट, बैट, हैट, रैट, ऐसे एक आपको लिस्ट दी जा रही है कि ये आप वर्ड्स याद करें, जितने आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। तो वो जो वर्ड्स हैं वो उस सीरीज़ के अंदर जिस जिस पोजीशन पे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि आप बाद में चीज़ों को किस तरह से रिकॉल करोगे। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, प्राइमेसी इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है कि जो अर्लीस्ट आइटम्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही होती है जिसको आपने इनकोड करना होता है, उसकी जो शुरू शुरू की इंफॉर्मेशन होती है, जो कि अर्लीस्ट होती है, पहली पहली जो आपके पास आइटम्स आ रहे होते हैं, आप वो जो होते हैं वो बाद में इजीली रिकॉल कर सकते हो। ये होता है प्राइमेसी इफेक्ट। रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है? इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि रिसेंसी इफेक्ट होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है उसके जो रिसेंट आइटम्स हैं वो आप बाद में रिकॉल कर सको इजीली। जैसे कि अब जब वर्ड्स की हमने बात की है कि आपके पास एक लिस्ट आ रही हो वर्ड्स की, तो जो एंड के वर्ड्स होंगे वो आप बाद में इजीली रिकॉल कर सको। तो वो कहते हैं ये इस वजह से भी हो सकता है, जो प्राइमेसी इफेक्ट है वो समटाइम्स बाज़ लोगों के साथ प्राइमेसी इफेक्ट होता है, बाज़ लोगों के साथ रिसेंसी इफेक्ट होता है। ठीक है। तो वो कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट हो सकता है इस वजह से भी हो, क्योंकि आप जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है तो जो अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन होती है, जो पहली पहली अर्ली वर्ड्स होते हैं, वो जो होते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहले दाखिल होते हैं। तो जो चीज़ पहले दाखिल हो रही है वो आप बाद में अच्छे से रिकॉल कर सकते हो। लेकिन वो कहते हैं जो रिसेंसी इफेक्ट है उसमें ये कंपोनेंट हो सकता है कि जो आपके पास लास्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपकी, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये जो मेरे एंड के वर्ड्स हैं ये आपके माइंड में रह जाएं और फिर आप अगर इनको रिकॉल करो तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ चले जाए। ठीक है। ये रिसेंसी इफेक्ट होता है। ठीक है। प्राइमेसी में क्या होगा कि आप शुरू के इंफॉर्मेशन रिकॉल कर सकोगे ज़्यादा अच्छे से। रिसेंसी में क्या होगा, जो रिसेंट या एंड की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है उसको आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद हम इनकोडिंग की बात करें। ठीक है। जो इनकोडिंग होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ आ रही होती है उसको हम किस तरह से एंटर करते हैं। ठीक है। उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, एनकोड करते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो आपकी एनकोडिंग होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो जितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी आपकी इंफॉर्मेशन या मटेरियल को लेके, आपका बाद में रिट्रीवल या रिकॉलिंग की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जितने आपको अच्छे से, जितनी डीपर आपकी जो इनकोडिंग होगी, जितनी अच्छी, जितनी इफ़ेक्टिव इनकोडिंग आप अच्छे से जो आपकी तरफ इंफॉर्मेशन आ रही है आप उसको इनकोड करोगे, उतने अच्छे से उसको बाद में रिकॉल कर सकते हैं। वो कहते हैं बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं इनकोडिंग की, एक होती है एफर्टफुल प्रोसेसिंग और एक होती है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। ठीक है। एफर्टफुल प्रोसेसिंग की वो बात करें तो वो कहते हैं एफर्टफुल प्रोसेसिंग होती है जो आप इंटेंशनली चीज़ों को याद करते हो, कॉन्शियसली जो आप अटेंशन पे करते हो, कॉन्शियस वे में जो चीज़ें याद करते हो। जैसे कि अगर आपको कोई टेस्ट दिया जाता है तो आप कॉन्शियसली जाके वो चीज़ को याद करोगे। ठीक है। जैसे कि बाज़ लोगों के नेम होते हैं या फ़ोन नंबर्स होते हैं तो आप
इंटेंशनली वो चीज़ों को एनकोड करते हो और याद करने की कोशिश करते हो, तो वो होती है एफर्टफुल आप प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है कि उसके अंदर आपका इंटेंशन नहीं होता और आपकी मिनिमल अटेंशन होती है, आप उसके ऊपर फुल अटेंशन भी फोकस नहीं कर रहे होते, वो बिना किसी इंटेंशन के अनकॉन्शियसली आप उसको इनकोड कर लेते हो और वो आपकी मेमोरी में चली जाती है, ठीक है। जैसे कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप बैठे हुए हो, आप किसी की बातें नहीं भी सुन रहे होते हो, आपकी उस तरफ इतनी अटेंशन नहीं भी होती, लेकिन कुछ उनके जो वर्ड्स होते हैं वो आपके माइंड में चले जाते हैं और बाद में आप उनको रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि अनइंटेंशनली या किसी भी वजह से वो जो आपका ब्रेन है उसने उन चीज़ों को इंकोड कर लिया, ऑटोमेटिक प्रोसेस कर लिया और वो आपकी मेमोरी की तरफ चले गए हैं। इसी तरह जैसे अगर इस एग्जांपल की तरफ देखें तो उन्होंने कहा हुआ है कि समटाइम्स आपको पेज में जो डायग्राम की लोकेशन होती है वो याद रह जाती है, बट एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं रहते। ऑल्दो आपने तो वर्ड्स याद किए थे, आपको लोकेशन से कोई कंसर्न नहीं था, उसकी तरफ आपने इतनी अटेंशन पे नहीं की कि वो राइट साइड पे थी या लेफ़्ट साइड पे थी, लेकिन फिर भी आपको जो लोकेशन है वो याद रह जाती है कि ये राइट साइड पे एक डायग्राम बनी हुई थी पेज के ऊपर टॉप पे, लेकिन आपको वो वर्ड्स याद नहीं रहते। तो ये होता है वो जो आपने लोकेशन याद रख ली डायग्राम की, वो आपकी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग थी कि आपने विदाउट इंटेंशन या मिनिमल अटेंशन के ज़रिए वो चीज़ प्रोसेस कर ली, एनकोड कर ली, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की बात करें तो वही वाली बात आ जाती है कि जितना ज़्यादा आप किसी इन्फॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस करोगे उतनी बेहतर तरीके से आप उसको रिमेंबर कर सकते हो। इसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चरल एनकोडिंग की बात करें तो वो कहते हैं वो ये होता है कि जस्ट आप ये नोटिस करते हो कि जो वर्ड्स वगैरह हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी आउटलुक क्या है, वो दिखती कैसे है। जैसे कि अगर आप ये वर्ड्स देखो तो आप देखोगे ये वर्ड्स किस तरह से लिखे हुए हैं, ये दिख कैसे रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई बात करे कि फलानी चीज़ किस तरह से दिखती है तो आप नोटिस करोगे कि वो चीज़ एक्चुअल में दिख किस तरह से रही है, आप उसके स्ट्रक्चर को एनकोड करोगे, ठीक है। उसके बाद फोनोलॉजिकल की एनकोडिंग की बात करें तो वो कहते हैं वो साउंड के थ्रू होता है कि आपको अगर कोई वर्ड बोला जाता है तो आप उसको फ़ौरन से जज करते हो कि वो किस वर्ड की साउंड से मैच करता होता है, ठीक है, और उसको एनकोड कर लेते हो। उसके बाद अगर हम सिमेंटिक एनकोडिंग की बात करें तो सिमेंटिक एनकोडिंग होती है कि आप अच्छे से अटेंशन पे करते हो हर वर्ड के ऊपर और देखते हो कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है, आप उस मीनिंग के ज़रिए उसकी एनकोडिंग करते हो और उसको अपनी मेमोरी तक लेके जाते हो। और जो सिमेंटिक एनकोडिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि आपको बाद काफ़ी अरसे तक वो चीज़ याद रहती है जिस चीज़ को आप मीनिंग्स के थ्रू याद करते हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है, मेमोरी है, अगर जस्ट आप उसको ऐसे पढ़ लोगे, अगर आप सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर इनकोडिंग कर लोगे कि आपने पढ़ लिया है या मैं जो बोल रही हूँ आपने वो सुन लिया फोनोलॉजिकल इनकोडिंग में, ठीक है, आपने कर लिया, बट आप कुछ अरसे तक याद रख सकोगे या कुछ टाइम तक आपको आप वो रिट्रीव कर सकोगे, लेकिन जब आप उसकी सिमेंटिक एनकोडिंग करोगे, मैं जो एग्जांपल्स दे रही हूँ वो समझ के पढ़ोगे और हर वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा रिलायबल होगी और काफ़ी अरसे तक चलेगी, ठीक है। समटाइम्स ये तीनों भी आप इकट्ठे यूज़ कर लेते हो। अच्छा, उसके बाद हम बात करें एक्सपोजर या रिहर्सल की लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या रोल होता है, तो कहते हैं जो सिर्फ एक्सपोजर होता है वो ही काफ़ी नहीं होता अच्छी प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक चैप्टर को 3 दफ़ा पढ़ लोगे तो आप और चौथी दफ़ा जब आपको कहेंगे कि आप रिकॉल करो तो आप इतने अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाओगे सिर्फ पढ़ने से, ठीक है, कि आपने जस्ट यूँ आंखें घुमा घुमा के आपने पूरे वो 3 दफ़ा वो चैप्टर पढ़ लिया, तो कहते हैं कर सकोगे बट वो बहुत ही शैलो प्रोसेसिंग होगी और आप चीज़ों को जल्दी भूलोगे और बीच में से चीज़ों को स्किप कर जाओगे, ठीक है। लेकिन जब आप रिहर्सल करते हो एक्सपोजर के साथ साथ तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा देर तक आपके पास सेव रहती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं रिहर्सल भी टाइप्स होती हैं, एक तरह की नहीं होती। जैसे अगर हम मेंटेनेंस रिहर्सल की बात करें तो ये सिंपल जो होता है, आप इंफॉर्मेशन को रिपीट करने के ज़रिए
याद करते हो कि एक इन्फॉर्मेशन है उसको आप रिपीटिशन लगा देते हो, ठीक है, उसको बार बार रिपीट करते हो, जिसको हम क्रैमिंग भी बोलते हैं। आप उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो और उसको बार बार ज़ोर ज़ोर से पढ़ पढ़ के रिपीट कर करके रिपीट कर करके पढ़ते रहो, ठीक है, कि जिसको हम कहते हैं ना तुम बस रट्टा लगा के आए हो। क्रैमिंग भी मेंटेनेंस रिहर्सल की तरफ हम उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आप जो होता है सिंपल जो इन्फॉर्मेशन है उसको रेपिटिशन के ज़रिए याद करते हो, ठीक है। उसके अंदर जैसे और एक होती है एलैबोरेटिव रिहर्सल, इसके अंदर होता है कि आप उसके मीनिंग पे फोकस करते हो, ठीक है। जो जैसे हमने जो सिमेंटिक इनकोडिंग होती है वैसे ही एलैबोरेटिव रिहर्सल जो होती है उसमें आप उनकी इंफॉर्मेशन के मीनिंग पे फोकस करते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है ये इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो जो होती है वो आप जैसे कहा जाता है आप लोगों को समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो, वो ज़्यादा देर तक क्रैमिंग की बजाय वो ज़्यादा देर तक आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की और निमोनिक डिवाइसेस की, तो वो भी रोल प्ले करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब वो कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्कीम्स होती हैं वो आपकी कि आप चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो, वो बहुत अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो आपकी मेमोरी को बढ़ा सकता है। जैसे कि डिफरेंट निमोनिक डिवाइसेस होती हैं। निमोनिक्स जो होता है वो होता है कि एक आर्ट होता है आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए जो आप चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है। और निमोनिक डिवाइसेस वो चीज़ें होती हैं जो आपकी मेमोरी के लिए एज ए एड या एज ए हेल्प काम आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो आप बात करो कि जो निमोनिक डिवाइसेस होती हैं वो डिफरेंट क्यूज़ बना देती हैं, चंक्स बना देती हैं, यूनिट्स बना देती हैं, ताकि आप जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उससे इंफॉर्मेशन अच्छे से रिट्रीव कर सको। जैसे कि इसके अंदर चंकिंग आ जाता है, हिरार्कीज आ जाती हैं, विजुअल इमेजरी आ जाती है, मेथड ऑफ लोसाई आ जाता है, निमोनिक डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम हिरार्की की बात करें तो हिरार्की में आप जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर लेते हो। जैसे कि अगर आप बात करते हो आपके जो, अगर हम वर्ड्स की बात करें कि अगर आपको एक लिस्ट दी जाती है वर्ड्स की याद करने के लिए या कि ये आपने अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ लेके जानी है, तो आप उसकी एक हिरार्की बना लो कि अच्छा रैट बैट हैट्स कैट, ठीक है। तो आपको जो रैट है आपको पता हो, आप उसको अगले वर्ड हैट के साथ एसोसिएट कर लेते हो कि अब रैट आया, अच्छा तो इससे अगला वर्ड हेड था, ठीक है। तो आप जो एक प्रीवियस जो क्यू होता है उससे आगे चीज़ को रिलेट कर लेते हो। जैसे अगर हम या इस तरह से बात करें कि अगर आपको रेड कलर बोला जाए तो आप रेड कलर को उससे फायर ट्रक से एसोसिएट कर सकते हो। तो आप जो चीज़ों की जो आपकी मेमोरी होती है उसको इन्हेंस करने के लिए एसोसिएशन बना लेते हो अपने कॉन्सेप्ट्स के बीच में, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से, एक क्यू जो होता है फिर वो ऑटोमेटिकली आपके दूसरे क्यू की तरफ इशारा कर रहा होता है और आप उसको हिरार्की में अच्छे से उसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंजेक्शन की बात करो तो ऑटोमेटिकली आपने वो कॉन्सेप्ट डॉक्टर के साथ एसोसिएट या नर्स के साथ एसोसिएट किया होगा, तो आप नर्स को भी ऐसे वर्ड को रिकॉल कर सकते हो या हॉस्पिटल को। तो जब आप एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट करके एक हिरार्की बना लेते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चंकिंग की बात करें तो ये हमने प्रीवियस भी बात की थी। चंकिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप जो वर्ड्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनको आपस में कंबाइन कर लेते हो कि उनके चंक्स बना लेते हो आप। जैसे कि ये नीचे एक काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, आप अगर इनको सेपरेटली याद करने की कोशिश करो तो आप 5 या 9 लेटर्स को रिकॉल कर पाओगे, जो हमने कहा था कि आपकी कैपेसिटी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, ठीक है। लेकिन अगर हम इन 16 लेटर्स को या अल्फ़ाबेट्स को अगर हम इनको चंक्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि इधर नीचे पे डिवाइड किया हुआ है, IRS एक यूनिट हो गया या एक चंक हो गया, YMCA एक चंक हो गया, IBM एक चंक हो गया, CIA एक चंक हो गया और FBI एक चंक हो गया। तो सिंगल सिंगल चीज़ों को याद करने की बजाय जब आप ऐसे मीनिंगफुल चंक्स बना लोगे तो वो कहते हैं इससे आपकी मेमोरी इन्हेंस हो जाएगी और आप जो है अच्छे से रिहर्स करके उस चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हो और उसको रिकॉल कर सकते हो। जैसे कि समटाइम जैसे आपने टेलीफोन नंबर याद करना हो तो आप उसके भी चंक्स बना लेते हो और उसको बाद में एनकोड करके
अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ ले जाते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विजुअल इमेजरी की बात करें तो वो कहते हैं कि समटाइम्स अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास 6th ग्रेड में एक क्लासमेट्स जो थे वो किस तरह से दिखते थे, तो फ़ौरन से आपका दिमाग जो होता है वो मेंटल इमेजेस बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको हम विजुअल इमेजरी बोलते हैं। इसके अंदर एक चीज़ आती है डुअल कोडिंग थ्योरी। डुअल कोडिंग थ्योरी क्या होती है कि वो कहते हैं कि जब आप वर्बल एंड विजुअल कोड्स दोनों यूज़ करते हुए कोई भी मेमोरी को याद कर लेते हो, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि अगर आप कोई एक विजुअल कोर्स भूल जाते हो तो आप दूसरे पे रिलाई कर सकते हो आपको सपोर्ट करने के लिए कौन से वर्बल कोड्स होंगे, ठीक है। तो कहते हैं डुअल कोडिंग अच्छी होती है जब आप दोनों वर्बल और विजुअल कोड्स दोनों बना लेते हो, ताकि आपको अगर एक कोड भूलता भी है तो आप दूसरा जो आपका कोड होता है वो उसको सपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मेथड ऑफ लोसाई की, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर ये आपकी मेमोरी को एड करता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप फिज़िकल लोकेशंस की इमेजेस के साथ एसोसिएट कर लेते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, क्योंकि हमने बात की थी जब उसमें कि अगर आपके वो उसकी बात करें, फायर ट्रक की बात करें, तो उसको आपको सोचना या उसको किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करना इजी है। जैसे आप उसको रेड के साथ एसोसिएट कर लो या लेडर के साथ एसोसिएट कर लो, वाटर के साथ, तो आप उसको डिफरेंट चीज़ों के साथ एसोसिएट करना इजी है। लेकिन वो कहते हैं बाज़ इंफॉर्मेशन समटाइम्स आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होती है, जैसे कि जेलिसी एक वर्ड है, ठीक है। आप इसकी क्या इसके साथ एसोसिएशन बना सकते हो, तो इसमें ये होता है कि आप मेंटल इमेजेस बनाते हो फिजिकल लोकेशंस की। आप जेलेसी को किसी चीज़ से एसोसिएट कर दो, आप कह दो डार्क रूम के साथ, फिजिकल लोकेशन है ना, एक डार्क रूम है, बहुत अंधेरा है, आप उसको एसोसिएट कर दो जेलेसी के साथ। तो जब जब आप जेलेसी को डार्क रूम को आपको कोई कहेगा तो आपको जेलेसी भी खुद ब खुद आप रिकॉल कर सकोगे। या जैसे कि आपको कोई कहे कि जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे शॉर्ट टर्म मेमोरी के, उसके अंदर विजुअल कोड्स थे, आप उसको किसी भी आर्ट या पिक्चर के साथ एसोसिएट कर दो, तो कोई भी जो फिजिकल लोकेशंस की मेंटल इमेजेस होगी आप उसके साथ उसको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एसोसिएट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें एक और निमोनिक डिवाइस की, तो वो होते हैं एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होते हैं कि आप जो एक या एक से ज़्यादा, यूजली पहला जो लेटर होता है आपके वर्ड का, उसको आप एसोसिएट कंबाइन कर लेते हो और एक इंफॉर्मेशन बना लेते हो, ठीक है। जैसे कि उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि आप जो रेनबो के कलर्स हैं, जो स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर जो विजिबल कलर्स हैं उनको किस तरह से याद करते हो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वाइट, ठीक है। तो ऐसे याद करना मे भी मुश्किल हो ठीक है, लेकिन अगर आप जो ऊपर उन्होंने पहले पहले वर्ड का बता दिए, रेड का आर, ऑरेंज का ओ, येलो का वाई, तो आप फर्स्ट वर्ड को याद कर लेते हो ताकि उसको बाद में अच्छे से रिकॉल कर सको, ठीक है। इसी तरह एक है 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स होती हैं, उनको हमने याद करने के लिए एक एक्रोनिम बनाया हुआ है ओशन। उनका पहला वर्ड्स, जैसे ओ से होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी से होता है कॉन्सेंशियसनेस, ई से होता है एक्सट्रोवर्जन, ए से होता है एग्रीएबलनेस और एन से होता है न्यूरोटिसिज्म। तो हमने वो जो 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं उनको ओशन वर्ड से याद किया हुआ है, एक उनका एक्रोनिम बना लिया उनके फर्स्ट लेटर को लेके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ना लोगों की जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी स्किल्स होती हैं, ठीक है, उनको हम निमोनिस्ट बोलते हैं। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी स्किल्स होती हैं उनको हम निमोनिस्ट कहते होते हैं, ठीक है। ये एनकोडिंग का सारा था। आगे हम फर्दर लॉन्ग टर्म मेमोरी को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब। अल्लाह हाफ़िज़।